नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट्स पर पढ़ रहे थे, जो कि एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखा गया है, 6th एडिशन है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी ऐसे थॉरली वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड्स। दीज आर एज फॉलोज। पहले समझते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना, उसके बारे में, उसके कमियों के बारे में बताना, निकालना। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम नकारात्मक हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, लेकिन उसकी कमियां कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे लूप होल्स है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है? नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एज इट्स मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सीधे सीधे से बोल दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इलेक्टेड बॉडी नहीं थे। वो तो वाइसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर थे उनको बनाया गया था ना, जो 14 लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थे, पूरे भारत देश के द्वारा वोट दे के नहीं चुने गए थे। दूसरा है नॉट अ सोवराइन बॉडी। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सोवराइन बॉडी, एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बोला गया है? सीधी से सेम वही बात है। सोवराइन बॉडी का मतलब कि ये भारतीय संस्थानों या भारतीय लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। वो तो जो वाइसराय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए थे। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आगे क्या बोलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद किए जाते थे। तीसरा क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। Time consuming. According to the critics, the Constituent Assembly took unduly long time to make the Constitution. They stated that the framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work. क्या बोला गया है? कि जो भी संविधान हमारा बना वो बहुत लंबे समय में बना, बहुत लॉन्ग टाइम था, टाइम टेकिंग था। क्या बोला गया है? जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जो अमेरिका की संविधान थे, उसको बनाने में सिर्फ 4 महीने लगे थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजरुद्दीन अहमद, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉइंड अ न्यू नेम ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी टू शो हिज कंटेप्ट फॉर इट। ही कॉल्ड इट अ ड्राफ्टिंग कमिटी। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि टाइम कंज्यूमिंग है, नज़ीरुद्दीन अहमद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उस टाइम में, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या कहा है? ड्राफ्टिंग कमेटी कहा है। ठीक है। फोर्थ क्या है? dominated by the Congress. The critics charged that the Constituent Assembly was dominated by the Congress Party. क्या बोला गया है? सिर्फ कांग्रेस के ही लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डोमिनेटेड, जैसे मान लो 14 मेंबर हैं तो 14 मेंबर में 12 मेंबर, 10 मेंबर, 13 मेंबर कांग्रेस के ही हैं। ग्रैनविल लस्टिन, एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अमेरिका के एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं ग्रैनविल लस्टिन, उन्होंने कहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज द इंडिया। तो सीधे सीधे बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो वन पार्टी बॉडी था, वन पार्टी कंट्री था। द असेंबली वॉज द कांग्रेस। तो असेंबली क्या था? कांग्रेस था, और कांग्रेस क्या थी उस समय? भारत थी। पांचवा क्या है? लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। क्या बोला गया है? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो उसमें वकील और नेतागण ज़्यादा थे। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। They pointed out that other sections of the society were not sufficiently represented. This is to them is the main reason for the bulkiness and complicated language of the Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थे ज़्यादातर वो नेतागण या फिर वकील लोग थे, जिनके वजह से बहुत ही बल्कि है, बहुत, और वो पूरे समाज के लोगों को नहीं रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। क्या बोला गया है? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। लॉर्ड विस्कन साइमन कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली मिस्टर चर्चिल कमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है। तो मिस्टर चर्चिल बहुत, नाम तो अभी इसमें दिया, लेकिन मिस्टर चर्चिल बहुत ही
क्रूर व्यक्ति था, उसके बारे में आप पढ़िएगा कि कैसे इसने नरसंहार कराया भुखमरी को लेकर बंगाल में। उसके बारे में आगे आप इनके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। तो आइए इसकी चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने क्रिटिसिज्म्स पढ़ लिया, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं कुछ कुछ, उसको देख लेते हैं। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज ए सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसको अडॉप्ट किया गया? हाथी को। सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन बनाया गया? सर बी एन राव जी को बनाया गया। एच वी आर अयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी कौन बने? एच वी आर अयंगर जी बने। एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन चीफ ड्राफ्टमैन थे? एस एन मुखर्जी थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कैलीग्राफी की, किसने लिखावट किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटेन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हैंड राइटिंग है इटैलिक फॉर्म में लिखी गई है, किसकी जगह? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेओर राम मनोहर सिन्हा। तो जो ओरिजिनल वर्जन था उसको ब्यूटिफाइड और डेकोरेट किसके द्वारा किया गया है? और शांति निकेतन के जो थे उनके द्वारा किया गया, नंदलाल बोस और बेओर राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा। बेओर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रीएम्बल कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन्होंने प्रीएम्बल को भी ब्यूटिफाइड किया है, ऑर्नामेंटेड किया है, जो भी साज सज्जा था उसका काम किया है। आठवां क्या है? द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। तो जो हिंदी वर्जन था संविधान का उसको किसके द्वारा लिखा गया है, कैलीग्राफ किया गया है? वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा, और इसको डेकोरेट नंदलाल बोस जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट to an authoritative text of the constitution in the Hindi language. Later a provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment 1987. This amendment inserted a new article in last part of the कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया है? जब नया नया संविधान बना था, ओरिजिनली जो संविधान था तो उसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि कौन सा ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होगा संविधान में, ठीक है, या हिंदी में। लेकिन इसका रूपरेखा कब दिया गया? 58 संशोधन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1987 में, जिसके तहत एक न्यू आर्टिकल 394A इंसर्ट किया। उसके तहत सारी चीज़ें गठित की गई। क्या बोला गया है? इन सब चीज़ों को आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये सीट्स दिए गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से डेटा देखिएगा कैसे कितनी सीट्स थी जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन हुई। और जब अलोकेशन ऑफ सीट्स की बारी है तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के 292 सीट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के 93 थे जो कि इंडियन स्टेट्स थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 4 थे। टोटल 389 थे, ठीक है। उस समय ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कितने थे? 11। 292 सीट्स किसके हैं? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के, 93 किसके हैं? प्रिंसली स्टेट्स के, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 4 हैं। रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए तब किसको कितनी सीट्स मिली वो देख लेते हैं एक तो सरसरी निगाहों से। कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1, सिख नॉन कांग्रेस को 1, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, इंडिपेंडेंट्स को टोटल 296। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस समय कम्युनिटी के? कौन कौन से? हिंदूज़ के 163 थे, मुस्लिम्स के 80, शेड्यूल कास्ट के 31, इंडियन क्रिश्चियंस के 6, बैकवर्ड ट्राइब्स के 6, सिख्स के 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसी 3। कौन कौन से राज्यों से सबसे ज़्यादा मेंबर थे प्रोविंसेस में देख लेते हैं। मद्रास से 49, बॉम्बे से 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंसेस 55, ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, कुर्ग CPN बेरार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली अजमेर मैरवा कुर्ग 1। इंडियन पिछली स्टेट से अलवर 1, बड़ौदा 3, भोपाल 1, बीकानेर 1, कोचीन 1, ग्वालियर 4, इंदौर 1, जयपुर 3, जोधपुर 2, कोल्हापुर 1,
कोटा 1, मयूरभंज 1। ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें पूछ दी जाती हैं कि आज़ादी के टाइम पे कौन से राज्यों से कौन से जगह से कितने क्या सिटी मिली थी। तो इसके थोड़ा सा इसको याद रखना ज़रूरी है। मैसूर से 7, पटियाला 2, रेवा ट्रावनकोर 2, 6, उदयपुर 1, सिक्किम कूच बिहार 1, त्रिपुरा मणिपुर 1, यूपी स्टेट्स ग्रुप ईस्टर्न राजपूताना, गुजरात डेक्कन पंजाब ईस्टर्न स्टेट्स 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3। ठीक है। कब कब सेशंस चले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? टोटल 6 सेशन चले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जब संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, विचार विमर्श हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे। तो कितने सेशंस बने? टोटल 6 सेशन। पहला सेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरा सेशन जनवरी 20 से 25 1947 तक। तीसरा सेशन अप्रैल 28 मई से 2 मई 1947 तक। चौथा सेशन जुलाई 14 से 31 1947 तक। पाँचवा सेशन 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठवां सेशन 27 जून 1948 तक। ठीक है। सातवां सेशन आपका 4 नवंबर 1948 जनवरी से 8 1949 तक। आठवां सेशन 16 मई से 16 जून तक। नौवां सेशन 30 जुलाई से सितंबर 18 1949 तक। 10वां सेशन 6 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक। और 11वां सेशन 14 नवंबर से 26 जनवरी तक। द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन, नोट क्या लिखा है पढ़ते हैं। द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन जुलाई 24 1950 व्हेन द मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया। क्या बोला? असेंबली एक बार फिर मिलती है वो 24 जनवरी 1950 को, जब सबका सिग्नेचर की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इसको आप देख लेंगे। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।